समझौते की हद। आजकल निर्मला जी और उनके पति गोविंद जी अपने बेटे बहू के घर आए हुए हैं। निर्मला जी का बेटा पवन अपने ऑफिस के काम में इतना व्यस्त रहता है कि अपने माता पिता के लिए भी समय नहीं निकाल पाता। और यदि कभी निर्मला जी उसे कुछ पूछना चाहे या कोई बात करना चाहे तो वह छिड़क कर जवाब देता है, क्या माँ, आप तो सारा दिन घर पर ही खाली बैठी रहती हो, पर मेरे पास इतना समय नहीं है जिसे मैं आपके साथ बर्बाद करूं। मुझे ऑफिस का अभी बहुत काम करना है, इस तरह मुझे परेशान मत किया करो। यह कहकर पवन ऑफिस के लिए चला जाता है। बहू भी कुछ कम नहीं थी, पवन को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फुसला लेती थी। दरअसल पवन के मन में उसके माता पिता के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करके बहू ने ही जहर भर दिया था। निर्मला जी अपने बेटे बहू के इस व्यवहार से बहुत दुखी, लेकिन फिर भी अपनी किस्मत समझकर अपने मन को दिलासा देती रहती थी कि आखिर है तो मेरे ही बच्चे। निर्मला जी अपने पुराने समय की यादों में खोई हुई थी। कितने बड़े पद पर कार्यरत थे पवन के पिताजी। ऑफिस और परिवार दोनों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभालते थे। फिर भी उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को भी समय दिया और माता पिता को भी। सबके साथ प्यार से बातें करते थे और अपने माँ बाबूजी की भावनाओं की भी कद्र करते थे। लेकिन हमारे बेटा बहू हमारी भावनाओं को तो क्या समझेंगे। सीधे मुंह तक बात भी नहीं की जाती उनसे। रसोई का सारा काम निर्मला जी ही किया करती थी, लेकिन फिर भी उनकी बहू हमेशा यही कहती थी कि घर का सारा काम वही करती है। कई बार निर्मला जी ने अपनी बहू को फोन पर अपनी माँ से बात करते हुए सुना था और बहू हमेशा यही कहते हुए मिलती थी कि एक तो बच्चों की पढ़ाई और ऊपर से घर का इतना सारा काम, और तीसरा मेरे सास ससुर मेरे सर पर आकर बैठ गए हैं। इतना भी नहीं समझते कि बेचारी अकेली जान क्या क्या करेगी। बच्चों की परीक्षा के समय भी वह अपने पति से हमेशा यही कहती थी कि अपने माता पिता को उनके घर छोड़ आओ कि जी, अगर मेरे बच्चों की परीक्षा अच्छी नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निर्मला जी यह सब जानती थी, लेकिन अपने पति की तबीयत देखते हुए अपने मुंह पर ताला लगाए हुए थी। यूं तो निर्मला जी हर काम में उनकी मदद करती थी, लेकिन फिर भी बहू को उन्हें घर से निकालने का कोई न कोई बहाना चाहिए था। दरअसल निर्मला जी अपने पति के इलाज के लिए बहू बेटे के घर शहर में आकर रह रही थी, क्योंकि गांव में रोज रोज उनका इतनी दूर आना जाना तो संभव नहीं था। निर्मला जी को घुटनों में भी तकलीफ रहती थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह कभी भी शिकायत नहीं करती थी। कभी कभी ज्यादा उदास हो जाती थी तो उनका पोते के साथ खेलने को मन कर, लेकिन उसी समय बहू चिल्ला कर बोलती, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की, चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहो। निर्मला जी को अब अपना जीवन बोझ सा लगने लगा था। सोचने लगी कि मेरे पति क्या बीमार पड़े, मेरे साथ दो शब्द प्यार से बोलने वाला कोई नहीं है। निर्मला जी के पति का 12 दिन के बाद ऑपरेशन होना था और निर्मला जी के घुटनों में इतना ज्यादा दर्द था कि वह चल भी ठीक से नहीं पा रही थी। पर करती भी क्या, उनके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। आज रविवार का दिन था तो बेटा भी घर पर ही था, इसलिए निर्मला जी ने बेटे को कहा कि मुझे अस्पताल तक छोड़ दो, तुम्हारे पिताजी की रिपोर्ट दिखानी है। लेकिन उनके बेटे ने साफ साफ इनकार कर दिया। क्या माँ, एक रविवार की ही तो छुट्टी मिलती है, उसमें भी तुम परेशान करने लग जाती हो। रिक्शा करके चली जाना, अस्पताल पास में ही तो है। यह बोलते हुए पवन अपने कमरे में वापस चला गया और जाकर लेट गया। जैसे निर्मला जी दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, इतने में बहू की आवाज, जी सुनते हो, मुझे गाड़ी से मार्केट छोड़ दो, बहुत तेज धूप है, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। पवन ने अंदर से आवाज लगाई, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। यह देखकर निर्मला जी भरी आंखें लिए बाहर निकल गई और रिक्शा ढूंढने लगी। उनके घुटनों में भी तेजी से दर्द हो रहा था और वह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। तो पीछे से ही एक रिक्शा वाला आकर रुका और बोला, माँ जी, लगता है आपकी टांगों में तकलीफ है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। निर्मला जी उसका धन्यवाद करते हुए रिक्शा में बैठ गई और मन ही मन में दुआएं देने लगी।
अस्पताल पहुंचकर जब उसने रिक्शा वाले को पैसे देने चाहे तो रिक्शा वाला बोला, माँ जी, इतनी धूप में आप पैदल दोबारा कैसे? आप ऐसा कीजिए, आप होकर आइए, मैं आपके लिए यहीं खड़ा हूँ, आपको वापस भी छोड़ दूंगा। रिक्शा वाले के प्यार भरे 2 शब्दों से निर्मला जी का हृदय गदगद हो गया। जब तक निर्मला जी के पति ठीक ठाक थे तब तक मजाल है कोई उनके ऊपर उंगली भी उठा ले, परंतु जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है तब से बेचारे एकदम लाचार और बेबस हो गए हैं। मायूसी भरे मन से निर्मला जी सोच विचार में पड़ी थी। इन 3 महीनों में ही न जाने कितनी बार निर्मला जी ने अपने बेटे बहू से खरी खोटी सुन ली। हालांकि इलाज तो गोविंद जी के रिटायरमेंट के पैसों से ही चल रहा था, लेकिन फिर भी उन पर एहसान जताया जा रहा था। एक दिन निर्मला जी के पास उनके पति गोविंद जी के घनिष्ठ दोस्त राम मोहन जी का फोन आया कि वह शाम को गोविंद जी से मिलने आ रहे हैं। निर्मला जी बहुत खुश हुई कि चलो पवन के पापा का भी थोड़ा सा दिल बहल जाएगा। पवन को बोली, तुम्हारे पापा के मित्र आ रहे हैं तो थोड़ा नाश्ते का इंतजाम करवाना है, जो भी खर्चा होगा अपने पापा के पैसों से काट लेना। उनका नाम सुनते ही गोविंद जी के दिल में कई नई ऊर्जाएं सी दौड़ गई थी, लेकिन बहू ने कुछ भी बनाने से साफ इनकार कर। निर्मला जी ने जैसे तैसे लंगड़ाते हुए सब काम किया। शाम को जब उनके दोस्त मिलने आए तो गोविंद जी बहुत खुश हुए। वे अपनी पत्नी निर्मला जी और बहू से उन्हें मिलवाने लगे। पवन से मिलकर उसके दोस्त बोले, बरखुदार, आज तुम जो भी हो अपने माता पिता की वजह से हो। तुम्हारी माता जी ने तो तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, सारा काम संभालते हुए भी कभी उफ तक नहीं की। इतना सब कुछ करना आसान नहीं होता। अब तुम्हारी बारी है इन्हें सुख देने की। अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना, उन्हें कभी दुख मत देना और उनकी सेवा हमेशा दिल से करना। वे अभी बातें कर ही रहे थे कि इतने में बहू उनकी बात काटते हुए बोली, अंकल जी, बुरा मत मानना, लेकिन यह कोई अनोखी माँ बाप नहीं है जिन्होंने अपने बच्चों को पाला है। उन्होंने कुछ अलग नहीं किया है। हर कोई अपनी औलाद के लिए इतना काम तो करता ही है। जी अंकल जी, रागिनी बिल्कुल ठीक बोल रही है, और वैसे भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने माता पिता को खुश रखने की। हमने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अपने बेटे बहू की जली कटी बातें सुनकर निर्मला जी की आंखों में आंसू आ। वह सबके सामने अपने आप को कमजोर साबित नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने पल्लू से आंसू पोंछ डाले और मेहमानों से बोली, वैसे तो पवन हमारा बहुत ख्याल रखता है, बहुत अच्छा बेटा है और हमें किसी चीज की कमी भी नहीं होने देता। इतने में पवन भटकते हुए बोला, माँ प्लीज मेरे सामने तो अच्छा बनने का नाटक मत करो। आपने ही इन लोगों को बोला होगा मुझे यह सब कहने के लिए, और अब भोली बन रही हो। बेटे पवन के मुंह से ऐसे कठोर शब्द सुनकर निर्मला जी की आंखें आंसू से भर गई। बिस्तर पर पड़े हुए गोविंद जी को जैसे बहुत बड़ा धक्का सा लगा और वह लेटे लेटे ही बोल पड़े, जिस बेटे को पाला पोसा इस पर, वही आज अपने माता पिता की परवरिश पर सवाल कर रहा है, और वह भी अपनी पत्नी के सामने। अरे तुम्हारी पत्नी ने तो तुम्हें मुंह जाल में बांध लिया है, जिसके कारण तुम्हें कोई और नजर ही नहीं आता। उधर पवन की बातें सुनकर रागिनी खुश हो गई, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। आखिर वह जो चाहती थी वही हो रहा था। दरअसल रागिनी ने चिकनी चुपड़ी बातें करके पवन को अपने जाल में फंसा लिया था। अब तो पवन रागिनी की हर बात का कायल था। एक दिन पवन जब ऑफिस से लौटा तो उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। रागिनी ने जब चेक किया तो देखा कि पवन को बुखार था। उसका बदन भी बहुत दर्द कर रहा था। रागिनी ने जानबूझकर माँ पिताजी को कुछ न बताया और सारी रात पवन की सेवा करने का ढोंग करती रही। सुबह जब माँ को पता चला तो पवन के पास जाकर पूछने लगी, बेटा तूने बताया नहीं तेरी तबीयत खराब है, अगर पता होता तो मैं तेरे लिए काढ़ा बना देती, एकदम से ठीक हो जाता। इतने में पवन उन पर तंज कसते हुए बोला, आप तो रात को घोड़े बेचकर सो गए थे, आपको क्या पता कि मेरा बदन कितना दर्द कर रहा था। बेचारी रागिनी ने सारी रात भर जाग कर मुझे दवाइयाँ दी और रात भर जाग कर मेरी टांगे दबाती रही,
तब जाकर मैं कहीं सो पाया। पवन के ऐसे कहने से मानो निर्मला जी की जिंदगी भर की मेहनत पर किसी ने घड़ों पानी उड़ेल दिया हो। फिर भी निर्मला जी करुण स्वर में बोली, बेटा दरवाजा बंद होता है तुम्हारा। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या तकलीफ है। वैसे तो तुमने सही कहा, तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी सब कुछ है। मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं। इतने में गोविंद जी बोले, बेटा मैं तो सारा दिन ऑफिस की जिंदगी में लगा रहता था, लेकिन तुम्हारी माँ ने सारी सारी रात जागकर तुम्हारा ध्यान रखा है। तुम्हें सुखी जगह सुलाकर खुद गीले पर सो जाती थी, पर कभी उफ तक नहीं करती थी। ऐसी है तुम्हारी माँ। तेरे बड़े होने पर, तेरे एग्जाम के समय पर भी जब तू देर तक जागता था तो तेरी माँ भी तेरे साथ जागती थी। कभी तुझे चाय बनाकर देती थी तो कभी तेरा सर दबाती। मैंने तो सिर्फ अपने पैसे खर्च किए थे, परंतु उसने तो अपना दिन का चैन और रातों की नींद तुम पर कुर्बान कर दी थी। और जब तूने रागनी के साथ शादी करने की बात की थी तो सभी तेरे खिलाफ थे, लेकिन तेरी माँ हमेशा तेरे साथ खड़ी थी। शादी के बाद भी उसने बहू को अपनी बेटी की तरह ही प्यार किया, लेकिन उसने कभी तेरी माँ को माँ समझा ही नहीं। उसने तो बस तुम पर ही अपना अधिकार जमाया। हमारे यहाँ आने के बाद भी तेरी पत्नी सिर्फ तेरी पसंद का खाना बनाती थी। अपनी बचत से महंगा तोहफा लेकर आई हूँ, यह कहकर तुझे अपनी मोह जाल में फंसाने में कामयाब हो गई। धीरे धीरे मैं तुझे हमसे दूर लेकर जा रही है। हम यह बात समझ रहे थे, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमें अपनी परवरिश पर यकीन था। लेकिन हमें नहीं पता था कि बेटा इतनी दूर चला जाएगा कि अपने माता पिता की कुर्बानियों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे। जब सुबह तेरी माँ कमरे में चाय नाश्ता लेकर गई तो तूने बोला कि नाश्ता यहाँ पर रखकर चली जाओ, हम बाद में खा लेंगे। बेचारी रागिनी रात भर नहीं सोई, उसे नींद पूरी करने दो। बेटा कल की आई पत्नी की इतनी चिंता, और जिस माँ ने अपनी नींद की परवाह न करते हुए तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि तू इस संसार में स्वाभिमान के साथ जी रहा है, उसी के सारे प्रयासों को तूने पल भर में नकार दिया। पवन कुछ बोलते ही लगा था कि, लेकिन उसकी बात काटते हुए बाबूजी बोले, सच ही कहा है किसी ने, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो और किसी से क्या शिकायत करना। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब मैं अपनी पत्नी का और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपनी खुशहाल जिंदगी मुबारक हो। अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। ससुर जी, आज आपने पहली बार बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि दूसरों के घर में नौकरों की तरह रहने से अच्छा है कि अपने घर में ही रह जाएं। बहू बेशर्मी से बोली, चलो देर से ही सही, लेकिन आप लोगों से मुझे छुटकारा तो मिला, वरना मैं तो सोच रही थी कि मैं ही आपके गांव छोड़कर आऊं। बेटे और बहू की इन तीर समान बातों को सुनकर दोनों पति पत्नी अपना सामान समेटकर गांव की ओर चल दिए, लेकिन अपना अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। दोनों लोग रात को घर पहुंचे। घर जाकर मन में ढेर सारा दुख लिए वह दोनों सो गए और सुबह अपने बिस्तर से उठे ही नहीं। उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने दुखों से छुटकारा मिल गया था। जैसे तैसे बेटे और बहू को पता चला। सारे क्रियाक्रम करने के पश्चात पवन ने घर को बेचने का फैसला कर लिया, ताकि वह शहर जाकर आराम से रह सके। जैसे ही पिताजी के दोस्त ने यह सुना कि उसका मकान बेचा जा रहा है, वे तुरंत घर पर आ गए और पवन से बोले, बेटा तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पवन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी के कमरे में जो अलमारी है उसे खोलो। जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पिताजी उसे कभी तुम्हें हाथ क्यों नहीं लगाने देते थे। तभी उसे याद आया कि उसने कितनी बार पापा की अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन हमेशा पिताजी अलमारी को खोलते देखकर उसे डांट देते थे। वे तो उसे अलमारी के पास भी नहीं आने देते थे। लेकिन आज आखिरकार रात से पर्दा खुलने वाला था। जैसे ही पवन ने अलमारी खोली, उसके अंदर कुछ पेपर्स रखे दिखाई दिए। जब उसने वह कागजात खोलकर देखे तो सोचा कि कुछ जमीन जायदाद के कागज होंगे, लेकिन उन पेपर्स को पढ़ते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, आज से 25 साल पहले उन्होंने पवन को अनाथाश्रम से गोद लिया था। पवन का दिमाग झंझना गया और हाथ पैर सुन पड़ गए। शरीर में तो जैसे जान ही नहीं रही और पेपर छूटकर जमीन पर गिर पड़े।
पवन की ऐसी हालत देखकर जब रागिनी ने पेपर्स उठाकर पढ़े तो वह भी हक्की बक्की रह गई। पिताजी ने अपनी सारी जायदाद और गहने पवन और उसकी पत्नी के नाम पर कर दिए थे। अब तो पवन शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था। यह आखिरकार क्या कर दिया मैंने, जिस माता पिता ने इस अनाथ को फर्श से अर्श तक उठाकर पहुंचाया, एक नया जीवन दिया और मेरी सारी खुशियां और इच्छाओं को महत्व देते हुए अपने जीवन को एक तरफ रख दिया। उन्हें मैं कुछ दिन अपने घर में भी जगह नहीं दे पाया और जलील करके उन्हें वापस भेज दिया। लानत है मुझ पर जो 2 वक्त की रोटी भी उन्हें इज्जत से नहीं खिला सका। आज मैं खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रहा था। इन सब घटनाओं से हैरान हुई रागिनी थोड़ी देर के लिए तो कुछ ना बोल सकी, लेकिन खुद को संभालते हुए पवन से कहा कि गुनहगार तो मैं हूँ जो उम्र भर आपको माता पिता के खिलाफ आपके मन में जहर घोलती रही। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। जब सब लोग चले गए तो वहां से उठकर पवन माँ बाबूजी की तस्वीर के आगे घुटने टेक कर माफी मांगने लगा। माँ बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, हमसे तो घोर पाप हो गया। रोते रोते उसकी आंख लग गई। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला कि काश तुमने हमें जीते जी ही सम्मान और थोड़ा सा प्यार दे दिया होता तो हम सुकून से मरते। अब जब तुम्हें अपने किए का पछतावा हो चुका है तो हमें अपनी तपस्या का फल मिल गया। अब हम चैन से मुक्ति पा सकेंगे। पवन अचानक नींद से जाग गया। सामने देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह उसके माता पिता ही थे, क्योंकि उसकी माँ उसे बचपन में ऐसे ही सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दी। उसने अपने माता पिता को धन्यवाद किया और फैसला किया कि वह उस घर को बेचेगा नहीं और वहीं पर एक वृद्धाश्रम बनाएगा और वहां रहने वालों की जीवन भर सेवा करेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।